हेलो एंड वेलकम टू 30th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स विद डिस्क बल्ज। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इतना बड़ा चार्ट मैंने आज तक नहीं बनाया क्योंकि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है आप सबके लिए जिनको भी लो बैक पेन, सciatica या डिस्क बल्ज होता है, सबके लिए पूरा चार्ट बना के रख दिया है। जैसे पेशेंट होते हैं, जैसे सिम्टम होते हैं, जैसे एमआरआई फाइंडिंग होती है और क्या उनका रिकवरी टाइम होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये आपको पूरा का पूरा चार्ट मैंने समझा दिया। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक और बात, जितना भी ये चीजें आपको बताई गई हैं सारा एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो पेशेंट्स का होता है अपने ट्रीटमेंट को लेके, वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपके जो फ़ोन कंसल्टेशन के बिहाफ पे या हमने अपने रूटीन ओपीडी के बिहाफ पे हम इतने सारे डिस्क के पेशेंट देख चुके हैं, उनके बिहाफ पे ये सारा चार्ट तैयार किया गया। आपको पता लग जाएगा कि आपकी बात हो रही है या आपके कोई फ्रेंड की या रिलेटिव की बात हो रही है, आपको समझ आ जाएगा कैसे सिम्टम होते हैं और कैसा उसका ट्रीटमेंट या रिकवरी टाइम होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सिम्टम्स के बेस पे मैंने 4 कैटेगरीज यानी कि 4 टाइप्स में ये पेशेंट्स को बांटा है और उनका कैसे कैसे आगे आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे चीजें चलेंगी कि सिम्टम के बेस पे कौन सी 4 चीजें होती है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी डिस्क बल्ज होता है तो क्या क्या आता है। सबसे पहले हम चलते हैं सिर्फ बैक पेन ओनली। अब जिन जिन लोगों को डिस्क बल्ज या कोई भी मुश्किल आई है या उनका एक्सरे में एमआरआई में आया है, तो अगर डिस्क बल्ज है और उनको सिर्फ बैक में पेन आ रहा है तो अब ये वो लोग अपना इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या उनको होता है। तो देखिए अब बैक पेन ओनली में अब मैंने एज और रिकवरी टाइम दोनों को मैंने इसमें बताया गया है। अब जैसे एज है 80 to 40 ए कैटेगरी और 40 to 70 ए कैटेगरी ले ली है। अब 80 to 40 वालों को जो रिकवरी है वो फास्ट होती है क्योंकि उनकी एज में डीजनरेशन थोड़ा कम होता है। अब देखिए उनकी एमआरआई फाइंडिंग्स में क्या लिखा होता है, एनुलर टियर, जो कि क्योंकि एनुलर टियर होगा तो लो बैक पेन नहीं करेगा और एकदम से वो डिस्क बल्ज जाता है। अब इसी तरह से L4, L5, L5S1 जो बहुत कॉमन होता है, पर इनका L3, L4 भी आता है, इसीलिए इनको लोकल बैक पेन रहता है। तो डिस्क प्रोट्रूजन होती है हमारी डिस्क की फर्स्ट स्टेज। इसी तरह मैंने अब जो जो वीडियो का मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा वो वीडियो को इसके साथ रिलेट जरूर करिए और इस वीडियो के बाद लिंक में जाके जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में एक के बाद एक लिंक इसी तरह लाइन वाइज मिलेंगे, वहां जाके इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि जितने भी मैंने बैक पेन, ये 30th एपिसोड है, अगर आपने बाकी 29 नहीं देखे या जिन्होंने देखे भी हैं वो भी जाके जरूर देखें क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत की गई है पूरी इसको 29 एपिसोड बनाने। 30th है तो 29 एपिसोड में जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो जाके इसको डिस्क्रिप्शन में जरूर देख ले क्योंकि इसका रिलेशन उसके साथ है। तो इसमें मैंने स्टेजेस बताई थी, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो ये प्रोट्रूजन होती है इनको, जो स्टेज 1 होती है। एक्सट्रूजन भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये पक्की तरह उसमें एमआरआई में वही आएगा क्योंकि आपके सिम्टम जो हैं वो एमआरआई के बेस पे नहीं जाने जाते, वो एक्यूट और क्रॉनिक के सिम्टम के बेस पे होते हैं, पर फिर भी एमआरआई में ये फाइंडिंग्स आती है। इसी तरह से 40 to 70 ईयर्स की एज में डीजनरेशन आता है या उसमें लिखा होता है अर्ली डेसिकेशन, अर्ली डीजनरेशन, स्पॉन्डिलोसिस, इस तरह से एमआरआई रिपोर्ट में लिखा जाता है। डिस्क डेसिकेशन तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है और वो इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। डिस्क डेसिकेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर या इन अर्ली एजेस। तो इसमें आपको मैंने पूरा वीडियो इसका बनाया हुआ है, डिस्क डेसिकेशन का भी और उसका ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज का भी, वो भी देख ले। तो ये आती है इनकी फाइंडिंग्स है, एमआरआई फाइंडिंग्स। अब सिम्टम्स भी आपको मैंने बता दिए, सिर्फ बैक में पेन हो रहा है। अब इनका ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज कैसे हम देखते हैं। अब ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज में क्या आएगा, जब इनको एक्यूट सिम्टम्स है, एक्यूट सिम्टम्स है ऐसे 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम एक्यूट मानते हैं। एसएलआर पॉजिटिव होना, कफिंग स्नीजिंग में पेन आना और अगर हल्का सा बेंड हो रहे हैं तो पीछे पेन आना, इसको हम एक्यूट सिम्टम्स मानते हैं। सिटिंग में पेन होना और एक्सटेंशन में पेन खत्म हो जाना, इसको हम बैक पेन के एक्यूट सिम्टम्स मानते हैं। तो एक्यूट में जब ये पेशेंट होता है तो इसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी होती है और जब वो एक्यूट नहीं है तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब फ्लेक्शन एक्सरसाइज का मतलब है, अब मान लीजिए एक्यूट सिम्टम खत्म हो गए हैं, अब एक्यूट सिम्टम खत्म हो गए पर एमआरआई फाइंडिंग्स तो जो एमआरआई करवा चुका है वो तो वही की वही रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, पेशेंट क्या अपने एमआरआई देखते रहते हैं और सालों साल समझते हैं कि मेरे को तो यही प्रॉब्लम है, मेरे को तो यही प्रॉब्लम है,
जबकि उनके सिम्टम्स तो खत्म हो चुके हैं, एक्यूट फेज खत्म हो चुका है। जब एक्यूट फेज खत्म हो चुका है तो उस एमआरआई का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जो हमारे फ्रेश सिम्टम आ रहे हैं हमने सिर्फ उसको देखना होता है। अब ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंच के भी अपने आप को एक्यूट समझते रहते हैं और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करते रहते हैं, जिससे उनका बैक पेन और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फेसियल जॉइंट को और ज्यादा कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए अब सिर्फ इनको हो सकता है मसल स्पाज्म हो, सिर्फ बैक पेन हो किसी जर्क की वजह से, जो कि जिसका डिस्क से कोई लेना देना ही नहीं है। तो डिस्क के जो सिम्टम है 5 वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको भी देख लें। उसके बाद इनकी फ्लेक्शन एक्सरसाइज शुरू हो जाती है जब वो बिल्कुल एक्यूट फेज से बाहर आ चुके होते हैं। फ्लेक्शन एक्सरसाइज के बाद कोर स्टेबिलिटी। कोर स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी होती है, स्पेशली इस एज ग्रुप को जो ज्यादा सिटिंग करता है, ज्यादा हमारा कंप्यूटर लैपटॉप पे ज्यादा सिटिंग इनकी होती है, तो इनको बहुत जरूरी है। इसी तरह से अब चलते हैं सेकंड एज ग्रुप 40 to 70। इनकी जो रिकवरी होती है वो स्लो होती है। वो स्लो इसलिए होती है क्योंकि ये डिजेनरेशन है, ऊपर से फेसेट आर्थ्रोपैथी, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी और साथ ही साथ डिस्क बल्ज तो इनको भी आता है। एक मैं और आपको बात क्लियर कर दूं, जब भी कोई एमआरआई करवाएगा चाहे वो कोई भी एज का हो, उसका हल्का फुल्का L4 L5 का डिस्क बल्ज या L5 S1 का डिस्क बल्ज तो आएगा ही आएगा। इसमें इतना घबरा मत जाया करिए कि मेरे को तो ये डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। अगर आप एमआरआई नहीं भी करवाते तो भी वो डिस्क वैसे की वैसे ही पड़ी थी। तो सिम्टम्स को ज्यादा अहमियत दिया करिए, ना कि एमआरआई रिपोर्ट को। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि एमआरआई हमेशा हमें गलत बताती है, एमआरआई बिल्कुल सही बताती है। इससे एक आइडिया हो जाता है कि अब हमें कैसे वर्क करना चाहिए, पर उसको अपनी एक्यूट स्टेज मत समझा करिए, मतलब उसको एट प्रेजेंट स्टेज मत समझा करिए, क्योंकि जो एमआरआई बता रही है उसको सिम्टम्स के साथ मैच होना जरूरी है। इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट ने नीचे लिखा होता है टू प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। तो क्लिनिकली तो कोई चेक ही नहीं करता, सीधा एमआरआई लगाया, इसको डिस्क बल्ज है, चलो उसका काम शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। एमआरआई के साथ साथ आपको उसके सिम्टम्स भी देखने होते हैं। तो इस एज ग्रुप के सिम्टम, क्योंकि एज रिलेटेड चेंजेस आ गई, क्योंकि 50 के बाद हमारे जितने बॉडी फ्लूइड है, तो डिस्क भी एक बॉडी फ्लूइड है, वो भी सूखना शुरू कर देता है। तो इसमें हमारा फेसेट आर्थ्रोपैथी, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी, इस तरह से ये डीजनरेशन शुरू हो जाती है। अब डीजनरेशन में हमेशा हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि उनकी तो फेसेट आर्थ्रोपैथी यानी कि बार बार एक्सटेंशन करने से फेसेट, वैसे ही हमारा फेसेट जॉइंट खराब होता है, तो अगर और एक्सटेंशन को करवा दिया, ये बेचारे तो गए, फिर तो इनको पेन इनका ठीक ही नहीं होगा। तो इसलिए इनको फ्लेक्शन एक्सरसाइज बताई जाती है। फ्लेक्शन एक्सरसाइज और एक्सटेंशन एक्सरसाइज दोनों में बहुत सारा वेरिएशन है और बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। ऐसा नहीं कि सारी फ्लेक्शन इनको डाल देनी है, कुछ फ्लेक्शन कुछ एक्सटेंशन। वो आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन कब करनी चाहिए उसके भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी जाके जरूर देख लें। अब इसमें क्या आता है, इनको कोर स्टेबिलिटी। अब ये दोनों एज ग्रुप को कोर स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके एक स्पेशल सिम्टम होता है, जब भी इन्होंने लेट के उठना है या सोते सोते टर्न लेना है, तो इनको बहुत मुश्किल आती है अपनी कमर उठाने में। एकदम से इनको झटका लगता है कमर में, या गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो सिटिंग में कोई भी जगह आता है तो इनको एक झटका लगता है बैक में। तो इन लोगों के लिए कोर स्टेबिलिटी, कोर मसल्स होते हैं, इसका मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, कोर स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करें। तो इनके लिए सिर्फ होता है टमी टकिंग। जब भी लेट के उठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, तो टमी को टक इन कर लें। उसका प्रॉपर वीडियो है, वो मैंने अपने फोन कंसल्टेशन में सबको भेजता भी हूँ, वो जरूर देख लें। क्योंकि टमी टकिंग करने से क्या होता है, हमारे कोर मसल जो आगे वाले मसल हैं, डीप एब्डोमिनस, वो आगे आके स्पाइन को इस तरह से होल्ड कर लेते हैं, और जब वो होल्ड कर लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इजीली टर्न और उठ सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एज ग्रुप जिनको सिर्फ बैक पेन है। अब बैक पेन ओनली वाले ये काम करेंगे तो आपको पता है फास्ट और स्लो कैसे कैसे रिकवरी होनी है। अब सेकंड एज ग्रुप आता है सियाटिका। ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। सियाटिका का मतलब होता है बैक पेन एंड लेग पेन। हाँ, इसमें एक और चीज होती है, हो सकता है कि पेशेंट को बैक पेन आए ना, सीधा उसका लेग में पेन ट्रेवल करे। अब लेग पेन भी दो तरह का आएगा, एक तो उसको बटक से लेके सिर्फ थाई तक रहेगा, बैक ऑफ थाई, एक उसका थाई भी क्रॉस कर जाएगा यानी कि लोअर लेग यानी कि काफ मसल। अब काफ मसल में आएगा। यूएल का मतलब होता है यूनिलेटरल और बीएल का मतलब होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक साइड, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड। तो ये सियाटिका मोस्टली एक साइड ही होता है। अगर बाइलेटरल होता है तो इसका मतलब कैनाल नैरोइंग थोड़ी ज्यादा है और वो सेंटर से डिस्क बल्ज हुआ है, जिसकी वजह से दोनों जगह पे हमारा दोनों लेग्स में पेन ट्रेवल कर रहा है। पर हम इसमें बात करेंगे सेकंड ग्रुप में कि हमारा बैक पेन एंड लेग पेन दोनों हुआ है, यानी कि सियाटिका हुआ है। अब सियाटिका कैसे होता है, इसका मैंने 2 वीडियो बनाए थे
कि sciatica अगर L4, L5, L5S1 रीजन से हो तो क्या करना है, और अगर पिरिफॉर्मिस मसल में sciatic नर्व फंस रही हो तो क्या करना है। sciatica का मतलब होता है sciatic नर्व अपने रूट से कहीं पे भी प्रेस हो जाए उसको sciatica बोलते हैं। तो अब इसमें क्या आता है, एज ग्रुप 18 to 50 इनकी रिकवरी होगी स्लो, और इसी तरह से 50 to 70 वालों की भी स्लो। अब 18 to 50 वालों की स्लो इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो होता है इनका डिस्क बल्ज इतनी जोर से बाहर आता है, इसमें एक्सट्रूजन भी होती है और इसमें हर्निएटेड डिस्क जो उसके फाइबर्स होते हैं एनुलस के, वो पूरा फाड़ के बाहर निकल जाती है डिस्क और जाके वहां पे टिक जाती है। अब वो टिक जाती है, अब इतनी जोर से जब वो बाहर आती है तो कोई ना कोई नर्व को प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से उनको शूटिंग पेन चलता है नीचे। अब जब ये शूटिंग पेन आता है, हो सकता है कि डिस्क इतनी बाहर आ जाए कि वो कैनाल में अपनी जगह घेर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है जब डिस्क बाहर आती है वहां पे वो हील तो हो जाती है, अब हील होने में, स्कार टिश्यू बनने में, जब वो उसका कैनाल का टाइटनेस आ गई, कैनाल में उसने अपनी जगह ले ली तो कैनाल नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्यूट स्टेनोसिस होता है। ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी हो सकता है, फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस भी हो सकता है, जिधर को डिस्क मूव की है उसकी तरफ भी जाता है। अब इनकी एज ग्रुप में अगर ये स्टेनोसिस होता है तो इनको एक तो रेस्ट लेना पड़ता है काफी देर का, इसलिए इनका रिकवरी स्लो होता है, क्योंकि हमने जब तक ये सिम्टम नीचे वाले जो लेग में पेन जा रहा है जब तक वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, अगर लेग वाला पेन बटक की तरफ या बटक से बैक की तरफ नहीं आ रहा तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन नहीं बोल सकते। तो इसलिए जब एक्यूट सिम्टम चल रहे हैं इनको तो हमें एक्सटेंशन करना होता है। एक्सटेंशन का मतलब मैकेंजी एक्सरसाइज जो आपको लोगों को पता ही है, ताकि हमारे जो सिम्टम वो ऊपर की आने शुरू हो। दूसरी बात, इसी एज ग्रुप में कई बार हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे sciatica के सिम्टम क्रॉनिक सिम्टम्स भी होते हैं, कि कई बार बहुत लेट सिम्टम शुरू हो रहे हैं और सिर्फ लेग में पेन जा रहा है, तो क्रॉनिक सिम्टम में हमने एक्सटेंशन करेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, तब हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी होती है। इसलिए मैंने इसमें बताया एक्यूट सिम्टम है तो एक्सटेंशन, क्रॉनिक है तो फ्लेक्शन, यानी कि आपने चेक कर लेना है जिसको sciatica है उसका SLR चेक कर लीजिए। अगर 20 to 30 डिग्री में उसका पेन शुरू हो गया है और उसको सिटिंग में पेन बढ़ रहा है तो हमारा उसको करेंगे, हम उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि वो डिस्क अंदर चली जाए। और फिर भी क्योंकि ये बॉडी है, आप एकदम से सटीक चीजें एकदम से नहीं सोच सकते, क्योंकि किसी को कुछ ठीक लगता है, किसी को कुछ ठीक लगता है। फिर भी अगर एक्सटेंशन या फ्लेक्शन कोई भी एक्सरसाइज करने में पेन बढ़ता है, पेन अगर नीचे की ओर बढ़ता है तो समझ लीजिए वो एक्सरसाइज गलत हो रही है, उसको हमने रिवर्स करना होता है। ये आपकी बॉडी खुद बता सकती है, क्योंकि ये कई बार तो हमारी ये सारी एविडेंस बेस्ड स्टडी तो है, पर ये कई बार हमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती है। इसी तरह से 50 to 70 इन लोगों में डिस्क बल्ज, जैसे मैंने बताया डिस्क बॉडी फ्लूइड तो सूख चुके हैं, तो स्टेनोसिस होता है मोस्टली इनका कैनाल नैरोइंग की वजह से, जो कैनाल नैरोइंग लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी या फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से होती है। तो ये जब कैनाल नैरोइंग हो जाती है उनके तो फ्लेक्शन ही करवानी है। जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उनको फ्लेक्शन ही बतानी है, क्योंकि उनको मोस्टली जो sciatica हो रहा है वो स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। इस एज ग्रुप को 18 to 50 वाले को जो सिम्टम आ रहे हैं वो फ्रेश भी हो सकते हैं, इसलिए एक्सटेंशन करवा सकते हैं। और पर जैसे एक्सटेंशन अपने एक्यूट खत्म हो रहे हैं, क्रॉनिक शुरू हो रहे हैं, तो हमें फ्लेक्शन करवाना पड़ता है। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन का कॉम्बिनेशन होता है, पर 50 to 70 में सिर्फ फ्लेक्शन करवाना होता है। उसकी एक्सरसाइज आपको पता लग ही जाएंगी कैसे कैसे हमने करनी होती है। अब थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि ये है बैक पेन विद लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है लेटरल शिफ्ट और sciatic स्कोलियोसिस। इसका क्या होता है, पेशेंट इस तरह से हो जाता है टेढ़ा, इसका शोल्डर एक तरफ को और इसकी बैक एक पेल्विस एक तरफ को। अब इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, sciatic स्कोलियोसिस उसका नाम है, लेटरल शिफ्ट उसको बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं वैसे। तो ये क्या होता है 18 to 45, ये कॉमन एज यही वाली है जिसमें इनको लेटरल शिफ्ट या लिस्ट की प्रॉब्लम आती है, जिसको हम इस तरह से चलता है पेशेंट, टेढ़ापन आ जाता है, वो इसी एज ग्रुप में आता है, क्योंकि ये डिस्क बल्ज निकलता है इस एज ग्रुप वालों को है। और इसका एक्यूट डिस्क बल्ज के इसमें सिम्टम होते हैं, एमआरआई में आएगा प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन कोई भी अपने लेवल का, L4, L5, L5S1 लेवल का। और ये सिटिंग से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, जितना सिटिंग करके पेशेंट उठता है तो वो टेढ़ा चलना शुरू कर देता है। अब इसका इलाज क्या होता है, सबसे पहले हमने वॉल एक्सरसाइज और एक्सटेंशन करवाना है। वॉल एक्सरसाइज मतलब खुद ही हमने लिस्ट करेक्ट करनी है पहले, उसके बाद एक्सटेंशन करके उसको पक्का करना है वहां पे। अब क्या आएगा 45 to 70 ईयर्स एज में ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि वो टेढ़ा हो जाए। और वो क्या होता है स्टेनोसिस की वजह से वो झुक जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो टेढ़े हो गए हैं, वो टेढ़े नहीं होते, वो झुके होते हैं।
अब इसी तरह से ये होता है फ्लेक्शन में, इनको करवानी होती है फ्लेक्शन ताकि हम अपनी कैनाल को, अपनी नैरोनेस को खत्म कर सके, क्योंकि फ्लेक्शन एक्सरसाइज है वो कैनाल को, नैरोनेस को हटाती हैं, कैनाल को इंक्रीज करती हैं, उसका डायमीटर इंक्रीज करती हैं, और जो एक्सटेंशन होती है वो उसको कंप्रेस करती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेश में हमेशा एक्सटेंशन और एक्यूट में हमेशा एक्सटेंशन और क्रॉनिक में हमेशा फ्लेक्शन। फोर्थ आता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि नमनेस, टिंगलिंग शुरू हो गया, मोटर वीकनेस। मोटर वीकनेस होता है जैसे हमारा जो पैर का अंगूठा होता है वो उठ नहीं पा रहा, या हमारा फुट ड्रॉप हो गया तो हमारा जो पैर का फ्रंट वाला पोर्शन है वो ऊपर नहीं हो पा रहा। इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को बोलो कि आप अपने टोज पे और अपनी हील पे खड़े होकर दिखाएं, इससे हमें चेक हो जाता है कि उसको न्यूरोलॉजिकल या मोटर वीकनेस तो नहीं है। मोटर वीकनेस का, उससे वीकनेस का पता लग जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम में आगे आता है 16 to 50 वाले जो चीज होती है, 16 to 50 वाले स्लो रिकवर करते हैं, और 50 to 80 वाले भी स्लो रिकवर करते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारे डिस्क से जो प्रेशर है वो सर्जिकली हमें रिमूव करना पड़ता है। अगर तो उसके पास जो कैनाल डायमीटर है वो लेस देन 5 वाला ऐसा पेशेंट मिलता है आपको, आपके जो डायमीटर होते हैं स्टेनोसिस के उसमें मेंशन होते हैं एमआरआई रिपोर्ट में, और सीवियर कैनाल स्टेनोसिस उसमें लिखा होता है। ये नहीं है कि इन पेशेंट को जरूरी सर्जरी करनी ही पड़ती है कि उसके बिना ठीक नहीं हो सकते हैं, पर मोस्ट केसेस में हमें पता होना चाहिए कि फ्लेक्शन एक्सरसाइज इसमें करनी है और सर्जरी कैसे हमें इन्वॉल्वमेंट होती है सर्जरी की। क्योंकि जब भी हमारा जो सिम्टम आएगा, हम इसका ब्लैडर बाउल कंट्रोल हो गया, या नमनेस ज्यादा हो गई, या उसको चप्पल डाल रहा है उसको पता नहीं लग रहा, इन केसेस में इसका मतलब नर्व पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसको या तो सर्जरी हम ठीक कर सकें, क्योंकि जब तक हमारा फुट ड्रॉप होगा तब तक तो हमारी बहुत देर हो चुकी होगी, तो सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें ज्यादा बेटर रहता है। तो यही 4 सिम्टम होते हैं, आप खुद सोच लीजिए अपने आप में कि आपको बैक पेन होगी, या लिस्ट होगी, या आपको एक लेग में पेन जाएगा, या आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे। इसके अलावा हमारे पास डिस्क का कोई भी सिम्टम नहीं आता, सिर्फ जो भी आते हैं वो इन्हीं सिम्टम्स के बेस पे आते हैं। स्पेशली मैंने इसलिए डिस्क बल्ज वाले बोला है, इसमें मैंने कोई भी मसल वीक, अपना मसल स्पाज्म के वाले में, या हमारे कोई इंजरी वाले में, या मसल टीयर के वाले, उसको नहीं लिया। ये स्पेशली डिस्क बल्ज वालों को लिया है, हर्निएटेड डिस्क बल्ज और हर्निएटेड डिस्क, इसको एक ही माना करिए आप। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जिनको आपको पता है कि बैक पेन, डिस्क बल्ज या सैटिका की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता होगा कि इस बंदे को कितनी नॉलेज है जो मुझे वीडियो शेयर किया, और उनका घर बैठे कितना भला किया आपने, तो वो आपको भी दुआएं देंगे। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और जो मैंने आपको लिंक्स बताए हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 29 एपिसोड्स हैं, तो आप उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो कौन सा एपिसोड आपसे मिस हुआ है उसको जाके वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी काफी रिलेशन है उसका, तो वो जाके जरूर देख लें। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस पे आपको छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी एमआरआई लेकर और अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर, उसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं, और आपको गाइडेंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है आप लोगों के लिए। तो ये इसको आप नीचे लगे नंबर जो जाके बुक कर सकते हैं। और इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज किया करिए, कॉल करके मत पूछा करिए, क्योंकि कॉल बहुत बिजी आता है कई बार, क्योंकि बहुत सारी जगह से आना होता है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करिए, इससे हमारे रिटर्न में आ जाता है, हम आपको बाद में रिप्लाई कर दिया करेंगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।